स्वागत है आप सबका। आज जो टॉपिक है गणित का वह है सिद्ध करना कि करड़ी दो या √2। अब देखिए √3। तो आज हम सिद्ध करना सीखेंगे कि ए कैसे अपरिमेय है। धैर्य से अगर वीडियो देखेंगे तो कुछ जरूर स्पेशल समझ आप में आएगी और वही स्पेशल समझ आज के प्रतियोगी दौर में आपको जीरो से हीरो बना देती है। हम लोग बचपन में एक मजाक करते थे कि जब 50 नंबर का पूर्णांक होता था हम लोगों के समय में, तो कोई 0 नंबर पाता था वो भी फेल, कोई 16 नंबर पाता था वह भी फेल। तो कहा जाता था कि जैसे 0 वैसे ही 16। अरे तुम 16 पा करके क्या उखाड़ लिए, तुम भी फेल मैं भी फेल। मतलब होता है वही थोड़ी सी समझ हो, स्पेशलिटी जो आपको 16 के ऊपर ले जाती है और आप एक चयनित बंदे के रूप में लिस्टेड होते हैं और पढ़े तो सब वही रहते हैं आपके साथ। शुरू करता हूं, चलिए दिखाना है हमको। कड़ी 2 कड़ी 3 दो लेकर के ले लिया हूं मैं, 2 उदाहरण आपको दूंगा, इसको समझाऊंगा। अपरिमेय है। शुरुआत हम करते हैं, पहले पहला वाला लेंगे, ठीक। कड़ी 2 को, ये जो √2 है इसको पहले लेते हैं। हमको सिद्ध करना है कि यह अपरिमेय है। धैर्य से सुनिए, आप रटे होंगे तो रटे होंगे, आपकी मर्जी है। अब देखिए, जब संख्या आप पढ़ेंगे, हमने वीडियो में पढ़ाया भी है पिछले वीडियोज में, कि वास्तविक संख्या, अवास्तविक संख्या, सम्मिश्र संख्या, लेकिन उसमें न ये वास्तविक में अवास्तविक में आ रहा है, ना कॉम्प्लेक्स नंबर में। ये आया है किसमें? वास्तविक में, रियल नंबर। और रियल नंबर का भी हमने क्या बताया, बहुत बढ़िया ढंग से समझाया हूं कि रियल नंबर केवल 2 ग्रुप में बढ़ता है, परिमेय और अपरिमेय संख्या, राशनल एंड इरेशनल नंबर। माने या तो वास्तविक संख्या अगर अब है तो या तो वो परिमेय है और या तो वो अपरिमेय है। बस 2 ही हो सकते हैं। अगर वास्तविक संख्या है तो परिमेय होगा, न परिमेय होगा तो अपरिमेय होगा, अपरिमेय नहीं तो परिमेय होगा। यानी जब आपके सामने एक ही विकल्प, 2 विकल्प हों, केवल हाँ ना, हाँ ना, तो अगर हाँ वाला फार्मूला कहीं नहीं बैठा तो निश्चित है ना वाला सही होगा, ना वाला फार्मूला कहीं नहीं सही बैठा तो हाँ वाला होगा। यही मेथड यहां लागू किया जाएगा। अब यहां देखिए, आप कड़ी 2 को हमको साबित करना है कि यह अपरिमेय है, तो हम मान लेंगे कि यह परिमेय है। इसे कहते हैं विरोधोक्ति मेथड, पैराडॉक्स मेथड। विरोधोक्ति मतलब जैसे आप अपने जीवन में ट्राई करते हैं कि जरा ऐसे करके देखूं ये नट खुल जाएगा कि नहीं, और जब नहीं खुलता, जैसे बाएं घुमाने से खुलना चाहिए नट, आपको मालूम है अक्सर ऐसे खुलते हैं, लेकिन आप बाएं घुमाए और नहीं खुला तो सीधी सी बात है दूसरा विकल्प दाएं घुमा दो। अगर बाएं वाला नहीं सही बैठा, इसी तरह से जब 2 ही संभावना है तो एक अगर सत्य नहीं है तो निश्चित है दूसरा सत्य है। वही मेथड यहां लागू किया जाएगा। तो जैसे कड़ी 2 है, अब हम मान लेते हैं कि कड़ी 2 परिमेय है, या मान लीजिए, ठीक। चलिए माना कड़ी 2 परिमेय है, रेशनल नंबर है। सिद्ध क्या करना है? अपरिमेय। मान क्या लिया? परिमेय। एक विरोधोक्ति मेथड है, यानी विरोध धन उक्ति, माने जो बात मैं लेके चल रहा हूं इसका आगे विरोध हो जाएगा, अपने आप विरोधाभास उत्पन्न हो जाएगा, यानी यह साबित हो जाएगा कि यह सही नहीं है तो परिमेय नहीं है, तो क्या है? अपरिमेय है, ठीक। फिर आगे बढ़ते हैं। अब निश्चित है कि कड़ी 4 का मान क्या होता है? कड़ी 4 का मान 2, प्लस माइनस 2 होता है, हम माइनस नहीं लेंगे, ठीक। और कड़ी ये कितना होता है? 1, तो निश्चित है कड़ी 2 कहां होगा? कड़ी 2 कहां होगा? कड़ी 4 से कम, यानी 4 के वर्गमूल से कम और 1 के वर्गमूल से ज्यादा।
2 का वर्गमूल इसी बीच में आएगा। तो 4 का वर्गमूल तो 2 हुआ, 1 का वर्गमूल 1 हुआ, तो निश्चित है 2 का वर्गमूल 1 और 2 के कहीं बीच में होगा। और 1 और 2 के बीच में अगर वास्तविक संख्या है तो वो निश्चित है पी बाई, अब देखिए 1 और 2 के बीच पी बाई क्यू के रूप में अगर वो परिमेय है तो निश्चित है पी बाई क्यू के रूप में, यानी भिन्न ही के रूप में होगा। अब पी बाई क्यू को हमने समझाया था कि ये पूरा जो परिमेय में पी बाई क्यू है वो भिन्न के रूप से अलग है, लेकिन चूंकि यहाँ धनात्मक पूर्णांक लिए जाएंगे तो पी बाई क्यू भी भिन्न का रूप ही चलेगा। अब आप देखिए कड़ी, तो हम क्या समझ गए कि निश्चित है कि ये जो है 2 का वर्गमूल होगा वह 1 और 2 के बीच होगा। तब आप मान लीजिए कि माना यह जो है पी बाई क्यू के बराबर है, जहां पी पूर्णांक है। अब यहां देखिए इस बात पे गौर कीजिए कि पी और क्यू पूर्णांक होंगे, पी तथा क्यू पूर्णांक है। यह कन्फर्म है कि क्यू बराबर नहीं है 0 के, तो परिमेय की परिभाषा में है। लेकिन यहाँ एक और मैं हो सकता है आपके लिए नई बात हो बता रहा हूं कि क्यू बराबर नहीं है 1 के, क्योंकि हमने देखा कि 2 का वर्गमूल पूर्णांक नहीं हो सकता, तो यह क्यू भी 1 के बराबर नहीं है, न तो 0 है और न तो 1 है। ठीक। और एक चीज हम मान ले रहे हैं कि P और Q का कोई सार्वभाजक नहीं है। P और Q का सार्वभाजक नहीं है दोनों पक्षों का पूर्ण वर्ग करने पर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब आप दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे तो इसका वर्ग 2 आएगा, 2 का, और इसका आ जाएगा पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। ठीक। अब इस क्यू स्क्वायर को अगर हम यहां फिर लाए बाएं पक्ष में, तो 2q स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। अब इस मजेदार बात पर आपको ध्यान देना है, यही हो सकता है कि आप उलझते हो। यहां आप देखिए कि पी स्क्वायर जो है यानी पी गुणे पी, यह 2q स्क्वायर के बराबर है। अब 2q स्क्वायर चूंकि इसमें 2 का गुणा हुआ है तो यह कंफर्म है कि यह सम संख्या है, यानी यह पूरी संख्या 2 से विभाजित है, इसमें 2 है। और इसी 2q स्क्वायर के बराबर जब पी स्क्वायर है तो इसका मतलब हुआ इस 2 से पी स्क्वायर भी विभाजित है। पी स्क्वायर 2 से कट रहा है क्योंकि पी स्क्वायर बराबर 2q स्क्वायर, पी स्क्वायर के मान में 2 है। अरे 2q स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, 2 गुणे क्यू स्क्वायर, इसका मतलब 2 का अगर पी स्क्वायर में भाग करें तो क्यू स्क्वायर आएगा, इसका मतलब पी स्क्वायर 2 से विभाजित है। अब ध्यान दीजिए, यानी पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ठीक। अब अगर पी स्क्वायर 2 से विभाज्य है तब एक सामान्य नियम आप जान लीजिए कि अगर वर्ग किसी संख्या से विभाजित होगा तो वर्गमूल भी उस संख्या से जरूर विभाजित होना चाहिए। जैसे आप देखिए, अगर यह 5 3 से नहीं विभाजित है तो 5 पंजे 25, इसका वर्ग भी 3 से नहीं कर सकता, क्योंकि वही 5 तो फिर आ रहा है गुणा में। लेकिन अगर 6 36 3 से विभाजित है तो निश्चित है इसका वर्गमूल 6 3 से कटेगा, क्योंकि वही संख्या तो 2 बार गुणा हो रहा है। तो अगर एक बार विभाजित नहीं है तो 2 बार गुणा करने से कहां से हो जाएगा? समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? जैसे अब 8 है, 10 ले लीजिए आप, अगर 10 5 से विभाजित है तो 10 दहाए 100 करेंगे तब तो 5 बार तो फिर आ जाएगा ना उसमें। अगर 11 नहीं है तो 121 थोड़ी ना 5 से कट जाएगा, अगर 121 कटेगा तो 11 भी कटेगा। ठीक, आशा है आप समझ गए होंगे। तो पी स्क्वायर अगर 2 से विभाज्य है इसलिए पी भी 2 से विभाज्य है, कंफर्म है। ठीक, पी भी 2 से विभाज्य है। ठीक है। अब हम
आगे देखते हैं अब क्या हो रहा है। अब अगर P भी 2 से विभाज्य है तो पूरा पूरा कटेगा। तब हम क्या लिख सकते हैं कि मान लेते हैं कि P/2 भाई 2 से कट रहा है ना, तो 2 से हम भाग दे रहे हैं और मान ले रहे हैं कि माना P/2 बराबर K। अब 2 से विभाज्य है तो निश्चित है K क्या होगा, पूर्णांक होगा, क्योंकि पूरी तरह से विभाजित कर रहा है। ठीक, अब अगर इसका भी हम वर्ग कर दें तो हो जाएगा P²। अब चाहे ऐसे करिए या यहां से आप P का मान निकाल लीजिए, ये सरल रहेगा आपके लिए। P=2K। ठीक, अब यह वैल्यू जो है P बराबर 2K का वैल्यू आप 1 में रख दीजिए। तो P का मान एक समीकरण 1 में रखें तो यहां क्या देखेंगे, समीकरण 1 यहां है, P का मान आप 2K रख देंगे तो यह हो जाएगा 2Q² बराबर P² की जगह जब 2K रखेंगे तो हो जाएगा 2K का स्क्वायर। ठीक, चलिए देखिए अब इसको हल करें तो 2Q² = 4K²। ठीक, 2 से इसे विभाजित करेंगे तो आ जाएगा Q² = 2K²। चलिए अब आपके बुद्धि की परीक्षा होगी। अब यहाँ आप देखेंगे फिर वही बात आ रही है कि Q² में यहाँ 2K² है ना, तो निश्चित है Q² के मान में 2 है, यानी यह Q² 2 से विभाजित हो रहा है, यानी Q² 2 से विभाज्य है। ठीक, फिर वही तर्क कि अगर Q² 2 से विभाज्य है, वर्ग 2 से विभाज्य है तो वर्गमूल जरूर 2 से विभाज्य होगा, इसलिए Q भी 2 से विभाज्य है। अब आप कहेंगे सर जी ये भी समझ लिए, अब क्या करूं, अब यही तो क्लाइमैक्स है, फाइनल। आप याद रखिए कि आप शुरू में क्या मानकर चले थे कि P/Q में कोई सार्वभाजक नहीं है, यानी ऐसी कोई संख्या नहीं जो P और Q को विभाजित करे दोनों को। लेकिन जब आपने देखा समीकरण 1 के बाद कि वहां P भी 2 से विभाज्य था और यहां Q भी 2 से विभाज्य है, इसका मतलब 2 ऐसी संख्या है जो P को भी विभाजित करेगी और Q को भी विभाजित करेगी। हमने बताया ना, एक को शामिल नहीं किया जाता उसमें सार्वभाजक में, तो 2 से भी विभाजित है P और Q भी 2 से विभाजित हुआ, इसका मतलब हुआ कि दोनों का सार्वभाजक 2 है, जबकि हमने माना था कि P और Q का सार्वभाजक नहीं है। हमारी उक्ति थी कि दोनों का सार्वभाजक नहीं है और उस उक्ति का विरोध हो गया कि दोनों का सार्वभाजक 2 है, यानी हमने जो माना था वह सही नहीं माना था। तो हमने क्या माना था, हमने माना था कि अपरिमेय है, तो वह सही नहीं है, तो इसका मतलब अपरिमेय है। 2 ही विकल्प है। ठीक, अब इसके बाद केवल हमको यही लिख देना है कि अतः P और Q का सार्वभाजक दो है। वहां माना था कोई सार्वभाजक है ही नहीं, हो गया ना विरोधाभास। इस विरोधाभास से हमारा कथन गलत सिद्ध होता है। गलत सिद्ध होता है। अब जब वो गलत हो गया तो परिमेय माने थे, गलत हो गया तो अपरिमेय होगा, इसलिए कड़ी 2 अपरिमेय है।
आशा है आप अच्छी तरह समझे होंगे। अब अगला उदाहरण कड़ी 3 वाला लेता हूँ। चलिए अभी देख लेते हैं कि कड़ी 3 अपरिमेय है। ठीक, दूसरा नंबर, तो माना कड़ी 3 परिमेय है। ठीक, अब आप सटासट समझते जाइए। कड़ी 3 में क्या होगा, यह निश्चित है कि पूर्णांक से 4 का वर्गमूल 2 होगा, 1 का 1 होगा, तो निश्चित है कड़ी 3 भी बीच में आएगा कहीं। ठीक, अब परिमेय मान लिए हैं तो भिन्न पी बाई क्यू के रूप में, मतलब वो पी बाई क्यू के रूप में हो जाएगा। ठीक है, अब माना कड़ी 3 इक्वल टू पी बाई क्यू। अब बाकी आप पी पूर्णांक, क्यू पूर्णांक, पी तथा क्यू पूर्णांक है। ठीक है, क्यू जो है वह 0 के बराबर नहीं है। आपकी इच्छा हो आप ये भी मान लीजिए कि 1 के बराबर नहीं है। यहाँ नहीं है, बाकी परिभाषा में ऐसा मत करना है आप। बाकी परिमेय की परिभाषा में क्यू बराबर नहीं 0 होता है। ठीक, अब दोनों पक्षों का वर्ग करने पर दोनों पक्षों का अगर आप वर्ग करेंगे तो आपको मिल जाएगा 3 बराबर पी स्क्वायर बाई क्यू स्क्वायर। क्यू स्क्वायर का गुणा हो गया, बाई तरफ 3 क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। देखिए पी स्क्वायर में 3 क्यू स्क्वायर, क्यू स्क्वायर में 3 का गुणा हो रहा है तब पी स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब पी स्क्वायर में 3 है, यानी पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है। पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है, इसको इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। अब अगर पी स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो जैसा अभी समझाया कि तब पी भी 3 से विभाज्य होगा, इसलिए पी 3 से विभाज्य है। अब अगर पी 3 से विभाज्य है तो निश्चित है 3 से भाग करेंगे अगर पी में तो पूर्णांक आएगा। इसका मतलब पी बाई 3 इक्वल टू, अभी मान लेते हैं फिर पी बाई 3 बराबर के, या पी बराबर 3 के। ठीक है, अब p का मान हम फिर 1 में रख देते हैं। अब p का मान 1 में रखने पर समीकरण 1 में p का मान समीकरण 1 में रखने पर तो p के जगह हम 3 के रख देते हैं तो हो जाएगा 3 क्यू स्क्वायर इक्वल टू, अब पी स्क्वायर का मतलब हुआ 3 के स्क्वायर, 3 के स्क्वायर का मतलब 9 के स्क्वायर। ठीक है, 9 के स्क्वायर 3 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा क्यू स्क्वायर इक्वल टू 3 के स्क्वायर। अब के स्क्वायर में 3 का गुणा है के स्क्वायर के साथ, तब बराबर क्यू स्क्वायर है। निश्चित है कि क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है। क्यू स्क्वायर इसको 2 मान लेंगे, क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है। अब अगर क्यू स्क्वायर 3 से विभाज्य है तो निश्चित है कि क्यू भी 3 से विभाज्य है। अब इसका मतलब हुआ, यहाँ देखिए P 3 से विभाज्य है, Q भी 3 से विभाज्य है। इसका मतलब हुआ अतः P तथा Q का सार्वभाजक, यहाँ आप ध्यान दीजिए जब यह लिखा था तो यहाँ आपको यह भी लिख लेना है कि P और Q का सार्वभाजक नहीं है, जैसा पिछले सवाल में आपने लिखा था। यही तो विरोधोक्ति, इसी का तो विरोध होगा बाद में, सार्वभाजक नहीं है P और Q का। ठीक, अब Q तथा Q का सार्वभाजक क्या बन गया यहाँ पे 3 है, हो गया ना विरोधाभास। यहाँ कोई सार्वभाजक नहीं है और यहाँ 3 सार्वभाजक हो गया। ठीक, इस विरोध से या विरोधाभास से हमारा कथन गलत है, हमारा कथन गलत सिद्ध हुआ। ठीक, जब गलत सिद्ध हुआ तो फिर वही बात कि परिमेय नहीं है तो अपरिमेय है। अतः यहां लिख दे रहा हूं, अतः 3 अपरिमेय है। ठीक, आशा है आप अच्छी तरह समझ गए होंगे। इसी तरह आप कड़ी 5, कड़ी 7 इन सब का भी निकाल सकते हैं, याद कर सकते हैं। एक परीक्षा में एक प्रश्न जरूर आता है करने के लिए। धन्यवाद।